हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर अपना तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा यूनिट था हमारे पास वर्क पावर और एनर्जी का। यहाँ पर हम कंसेप्ट ऑफ कोलिजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के कोलिजन्स होते हैं। पहला होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जहां पर जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो इक्वल होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है। और वैसे ही अगर हम इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन is not equals to sum of kinetic energy before collision, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। यहाँ पर कुछ लॉसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा कोलिजन्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कोलिजन होता क्यों है और कैसे होता है। खैर ये सब हम जानते हैं, पर फिर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है। A collision takes place when two bodies are approaching each other। ठीक है। मतलब जब दो बॉडीज, सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ठीक है। ये बॉडी भी इस तरफ आ रही है और ये भी, तो मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। ठीक है। क्योंकि कोलिजन तो तभी पॉसिबल है। ठीक है। और इस कोलिजन से होता क्या है, इट ब्रिंग्स अबाउट a measurable change in their velocities, momenta and energy। ठीक है। according to the respective laws of conservation। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात है, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा एप्लीकेबल होता है। ठीक है। तो इस कोलिजन से क्या होता है, जो दो बॉडीज हैं, यहाँ पर जो दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकी कुछ वेलोसिटी चेंज होगी। कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी चेंज होगी तो इनका मोमेंटम भी चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो यहाँ पर एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। और इलास्टिक कोलिजन को हम इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अ कोलिजन इज सेड टू बी एन इलास्टिक कोलिजन इफ। ठीक है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोलिजन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में, ये एक इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है। और अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो फिर ये इनइलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। तो देखते हैं पहले पहली कंडीशन क्या है। यहाँ पर क्या है, द फाइनल पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन आर द सेम एज द इनिशियल पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन। यहाँ पर पार्टिकल्स सेम होने का मतलब क्या है, जो फाइनल पार्टिकल्स हो कोलिजन के बाद वो वही पार्टिकल्स होने चाहिए जो इनिशियली थे। कोलिजन से पहले जो पार्टिकल्स थे वही पार्टिकल्स कोलिजन के बाद हों। ठीक है। ऐसा कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होता है। और दूसरा जो हमने अभी बात की थी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज सेम एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पर u1 और u2 इनिशियल वेलोसिटीज हैं। u1 इनिशियल वेलोसिटी है ए की और u2 इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी बी की। उसी तरह यहाँ पर v1 क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ए की, और v2 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी
बी की। ठीक है, तो यहां से ये इलास्टिक कोलिजन ओबे करता है, मतलब इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर कोई कोलिजन है जो इलास्टिक है तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। वहीं अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो होता है। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई इलास्टिक कोलिजन की प्रॉब्लम आती है, तो कोई हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो जैसे कि हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, दो पार्टिकल्स का सिस्टम है या दो बॉडीज का सिस्टम है, बॉडी ए और बॉडी बी। तो ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और यहां पर ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो टर्मोलॉजीज यूज की हुई है हमने, तो हम एक बार बता देते हैं। जो m1 है वो बॉडी ए जो थी हमारे पास, जो पहली बॉडी थी उसका मास है। m2 क्या है, m2 दूसरी बॉडी का मास है। u1 इनिशियल वेलोसिटी है जो फर्स्ट बॉडी थी, और u2 इनिशियल वेलोसिटी है सेकंड बॉडी की। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 फर्स्ट बॉडी की और v2 सेकंड बॉडी की। ठीक है, अब हम यहाँ से एक बार कंपेयर करते हुए चलते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो इनइलास्टिक कोलिजन्स को हम इनइलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन कब होगा, तो इसकी भी जैसे कि हमने इनइलास्टिक कोलिजन में पढ़ा था, तो उसका एकदम रिवर्स ही है। देखिए हम देखते हैं इसमें क्या होगा, द फाइनल पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन आर द सेम एज इनिशियल पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये कंडीशन तो दोनों में सेम है कि जो पार्टिकल्स कोलाइड करने के पहले थे, ठीक है, वही पार्टिकल्स हों, मतलब पार्टिकल कोई चेंज ना हो जाए। बॉडी ए है और बॉडी बी है, तो मतलब कोलाइड करने के बाद भी एक बॉडी ए हो और एक बॉडी बी हो, सेम हो। यहां पर कोई बॉडी सी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो सम है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज आइदर मोर और लेस देन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन। मतलब कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की, ठीक है, जो दो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे, या फिर अगर हम दो बॉडीज की बात कर रहे हैं तो जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही होंगी, उनकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से या तो कुछ ज्यादा हो सकती है या फिर कुछ कम हो सकती है, लेकिन इक्वल नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि कोलिजन के बाद या तो कुछ लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में या फिर कुछ गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो ऐसे कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोलिजन्स को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट करने वाली चीज है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि वहां पर ऐसा लिखा होता है कि दो बॉडीज हैं और वो कोलाइड कर रही हैं इनइलास्टिकली। ठीक है, मतलब जो कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल। तो उस केस में क्या होगा कि अगर जो कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो जो दो बॉडीज हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। कोलिजन के बाद जैसे ही कोलिजन हुआ, दोनों की वेलोसिटी 0 और वो आपस में एक साथ हो जाएंगी और मतलब चिपक जाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। अ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच द पार्टिकल्स स्टिक परमानेंटली टुगेदर और इम्पैक्ट। ठीक है, मतलब जैसे ही टकराते हैं वैसे ही चिपक जाते हैं। एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में, उसमें काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता इनइलास्टिक कोलिजन्स के केसेस में। ठीक है, विच इज कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई होगा।
दोनों ही केसेस में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। और इनइलास्टिक कोलिजन्स का एक एग्जांपल है कि जैसे कि हम एक बुलेट फायर करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक टारगेट है और वहां पर बुलेट फायर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो बुलेट उस टारगेट पर ही जाकर ऐसे चिपक जाती है। तो वो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम इनइलास्टिक कोलिजन का। तो आइए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द सेम, ठीक है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। मतलब कि जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, ठीक है। और यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन की जैसे कि हम बात करें तो जो कोलिजन्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं एटॉमिक, न्यूक्लियर या फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फिर उससे भी ज्यादा अगर हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो कोलिजन होता है वो इनइलास्टिक होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन्स एन एटम में एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड गेट इनटू एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एटम के अंदर की बात कर रहे हैं, जैसे कि एटम दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है, या फिर दो एटम्स कोलाइड करते हैं, तो उसमें से क्या हो सकता है कि उनमें से एक एटम को ही कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करे पहले वाले एटम से और एक एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाए। अब एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचा तो यहां से कंजर्वेशन ऑफ, जैसा कि हम जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। तो अब उसका एक्सप्रेशन कैसा आएगा, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब यहाँ पर वही दो पार्टिकल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, प्लस ई एक्साइटेड क्या है, जो उस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो एक्साइटेड स्टेट पर चला गया है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में ई एक्साइटेड अगर हम ऐड करेंगे तो वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसी एनर्जी में से तो एब्जॉर्ब किया है ना उसने कुछ पार्ट, जिसकी वजह से वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। तो अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाना है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस ई एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी हुई उसकी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब देखिए अब यहाँ पर तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। वहीं अगर हम इसका रिवर्स केस लें, मतलब कि एनर्जी को रिलीज करे और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। अगर पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है और एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इन केस ऑफ एटम ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट बिफोर कोलिजन के पहले अगर पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है तो इट में कम इनटू द नॉर्मल स्टेट या फिर हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं उसको, कोलिजन होने के बाद, ठीक है, इट्स नॉर्मल स्टेट ऑन कोलिजन देयर बाय रिलीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर रहा था तो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा था, मतलब उसकी जो पोजीशन है वो
मतलब ज्यादा हाई हो रही थी, उसकी पोजीशन इंक्रीज हो रही थी, ज्यादा ऊंची पोजीशन जा रहा था, तो वहां से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर रिलीज करेगा कोई तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और जैसा कि इस केस में हम देख रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कुछ उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा ताकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो पाए। और इसको शो करने के लिए हम यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस यू, यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कुछ ज्यादा होगी ना, कि जब यू रिलीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई सिस्टम की। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, और जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए, हम कई बार भूल जाते हैं ये। जैसे कि आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए, इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन ओनली द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसके अलावा कोई और अगर एनर्जी है, जैसे कि कई बार क्या होता है, अगर दो चीजें कोलाइड करते हैं तो वहां पर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाती है, तो वो उस हीट एनर्जी को भी लेकर यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा बिल्कुल। ठीक है, तो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, दोनों ही केसेस में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो पूरी तरीके से फॉलो होता है। हमें लगता है कि इनइलास्टिक कोलिजन के केस में ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है, इनकी वैल्यू सिर्फ अलग आती है, पर जैसे इनकी वैल्यू चेंज होती है उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर दो केसेस लिए थे, तो यहाँ पर तो हम ये एटॉमिक लेवल पर बात कर रहे थे। बाकी अगर हम थोड़ा मैक्रोस्कोपिक व्यू भी देखें इसका, तो वहां पर भी हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो तो है ही, उसके अलावा जो भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी जैसे कि रिलीज हो जाती है, उनको भी अगर हम एक साथ लें और कंबाइन करके इक्वेशन बनाएं तो यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं, जो शायद हमने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि ये हम 11th-12th में तो ये नहीं होता है हमारे में, तो यहाँ पर ये बीएससी में ही आता है, बीएससी में इंट्रोड्यूस होता है, तो वो टॉपिक हम यहाँ पर करेंगे। और इस टॉपिक का नाम आपको बता देते हैं, इस टॉपिक का नाम है लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, जैसे कि हमने इनिशियल फ्रेम पढ़ा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा था, तो उसी तरह यहाँ पर लेबोरेटरी फ्रेम्स होते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसकी कुछ यहाँ पर क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसका मोमेंटम 0 होता है, और इसकी पोजीशन जो होती है वो भी यहाँ पर हम 0 लेकर चलते हैं, वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम।
तो ये सब कुछ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।